नमस्कार दोस्तों, मैं रामनारायण साहोता अपने YouTube चैनल स्टडी सारथी में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मैंने जो ये चैनल शुरू किया है वो आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हमें इस चैनल के शुरू करने से तात्पर्य था कि आप लोग वर्तमान में लॉकडाउन के अंतर्गत घर पे व्यस्त हैं और पढ़ाई में लगे होंगे, मैं उम्मीद और पूरी आशा करता हूं। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी इस क्लासों का मुख्य उद्देश्य है आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकें, जैसे कि IAS, जैसे कि RAS, अदर PCS और स्टेट लेवल की सभी परीक्षाएं, जिसमें पटवार, रीट, पुलिस, कांस्टेबल वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लासों के बिंदु वाइज टॉपिक समझाऊंगा और उसी के आधार पर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो मेरा आज का टॉपिक है कार्यपालिका। कौन सा टॉपिक है? कार्यपालिका। कौन सा टॉपिक है? कार्यपालिका, जिसे नाम दिया जाता है द एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? द एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव्स या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। कोई भी सरकार होती है, किसी भी सरकार की सारी शक्तियां, किसी भी सरकार की सारी शक्तियां एक अंग में विभाजित नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी सरकार की शक्तियां 3 अंगों में बटी रहती हैं। 3 अंगों में बटी रहती हैं। 3 अंगों में बटी रहती हैं या बांट दी जाती हैं। जैसा कि विश्व में सबसे पहले लॉक ने कहा, लेकिन इसको विस्तृत रूप शक्तियों के विभाजन की बात करता है मॉन्टेस्क्यू। कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू। कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि शक्तियां किसी एक अंग में निहित ना होकर सरकार के विभिन्न अंगों में निहित होनी चाहिए। इसी आधार पर शक्तियों को 3 जगह बांटा जाता है। एक पहला अंग है व्यवस्थापिका। कौन सा अंग है? व्यवस्थापिका। सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कौन सा अंग होता है? कार्यपालिका। कौन सा अंग होता है? कार्यपालिका। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। कौन सा अंग होता है? न्यायपालिका। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार सरकार के अंग भी अपने अलग अलग कार्य करते हैं। पहला अंग जो व्यवस्थापिका है, उसका काम है कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना या विधि निर्माण। दूसरे अंग कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। क्या काम है? कानूनों को लागू करना। कौन से कानूनों को लागू करना? जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं। कई बार क्या होता है, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है वो संविधान के अनुरूप नहीं होते, इसलिए न्यायपालिका उन कानूनों की जांच करती है या समीक्षा करती है, और अगर ये कानून संविधान के अनुरूप नहीं होते तो न्यायपालिका उन्हें अवैध भी घोषित कर सकती है। इसलिए आज हम मुख्य फोकस करेंगे दूसरे अंग पर, कार्यपालिका पर। किस अंग पर करेंगे? कार्यपालिका पर। किस अंग पर करेंगे? कार्यपालिका पर। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि कार्यपालिका कैसी होती है और किस आधार पर कार्यपालिका का गठन किया जाता है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है जो कानून बनाने का काम करता है। अलग अलग शासन प्रणालियों में, अलग अलग शासन प्रणालियों में, अलग अलग शासन प्रणालियों में, अलग अलग शासन प्रणालियों में कार्यपालिका अलग अलग होती है। कार्यपालिका अलग अलग होती है। जैसे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका अलग प्रकार की होती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अलग प्रकार की होती है।
संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक प्रकार की कार्यपालिका को कहते हैं संवैधानिक। क्या कहते हैं? संवैधानिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं? संवैधानिक कार्यपालिका। और दूसरे प्रकार की कार्यपालिका को कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। क्या कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। क्या कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन में एक नाम मात्र की या संवैधानिक कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है, परंतु अध्यक्षात्मक शासन में केवल एक ही कार्यपालिका होती है। एक ही कार्यपालिका होती है। जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख भी होता है, यानी अपने देश का प्रमुख भी होता है और देश की सरकार का मुखिया भी होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस दोहरी कार्यपालिका में से केवल संवैधानिक कार्यपालिका की बात करेंगे। केवल संवैधानिक कार्यपालिका की बात करेंगे। अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं या हमारे देश की दृष्टि से देखूं तो हमारे यहाँ एक संवैधानिक कार्यपालिका है, एक संवैधानिक कार्यपालिका है, एक संवैधानिक कार्यपालिका है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है। संवैधानिक कार्यपालिका की बात करूं तो देश में संवैधानिक कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। और महान्यायवादी। और महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है या कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। तो कार्यपालिका में कौन शामिल हुए? नंबर 1 राष्ट्रपति। कौन शामिल हुए? नंबर 1 राष्ट्रपति। नंबर 1 राष्ट्रपति। नंबर 2 उपराष्ट्रपति। नंबर 3 महान्यायवादी और नंबर 4 प्रधानमंत्री और नंबर 5 प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। अगर हम राज्यों की बात करें तो हमारे यहाँ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्यों में भी कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और राज्यों में भी एक संवैधानिक कार्यपालिका होती है। एक संवैधानिक कार्यपालिका होती है। एक संवैधानिक कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। अगर हम बात करें राज्यों में तो राज्य में संवैधानिक कार्यपालक कौन है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। महाअधिवक्ता। कौन है? महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्यपाल, महाअधिवक्ता। और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यों में आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। एवं उसका मंत्री परिषद। एवं उसका मंत्री परिषद। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल और देश में संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं एक एक बिंदु से। जी, मेरा कहने का तात्पर्य था कि हम देश की संवैधानिक कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति की बात करेंगे, यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यों की कार्यपालिका अर्थात राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम देश की संवैधानिक कार्यपालिका और राज्यों की संवैधानिक कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत
हम राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान है, यानी हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक वैसे ही संसदीय शासन में जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रधान होता है और राष्ट्रपति देश का मुखिया है। राष्ट्रपति देश का मुखिया है। क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, इसी प्रकार राज्यों में कौन होगा? राज्यपाल राज्य का मुखिया है। राज्यपाल राज्य का मुखिया है। राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे डी जूरे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख या डी जूरे है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है या राज्य का डी जूरे है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है राज्य का डी जूरे कौन है, तो राज्य का डी जूरे हुआ राज्यपाल। क्योंकि वरीयता क्रम में जो राष्ट्रपति है उसका देश में प्रथम स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? प्रथम स्थान होता है। इसलिए राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। कौन है? प्रथम नागरिक है। इसी प्रकार जो राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है। हमने अब तक पढ़ लिया कि राष्ट्रपति की देश में क्या पोजीशन है और उसे किन किन नामों से जाना जाता है। राज्यपाल की राज्य में क्या पोजीशन है और उसे किन किन नामों से जाना जाता है। अब हम करेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। संवैधानिक दृष्टि से इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो देखें जरा, संविधान का भाग 5 है। कौन सा भाग है? 5। संविधान का भाग 5 कहने का तात्पर्य अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो पार्ट 5 या पार्ट 5 है। संविधान के भाग 5 में लिखा है संघ की कार्यपालिका या संघ सरकार लिखा है, ना कि संघ की कार्यपालिका लिखा है। ठीक इसी प्रकार राज्य सरकार के लिए भाग 6 का राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 6 में। भाग 6 में इसका नाम है राज्य सरकार या राज्य। राज्य सरकार या राज्य। राज्य प्रशासन नहीं, राज्य प्रशासन नहीं, राज्य सरकार उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का। और इस भाग 5 को जिसे द यूनियन के नाम से जाना गया है, द यूनियन के नाम से जाना गया है, और इस भाग 6 को जिसे द स्टेट्स के नाम से जाना गया है, उसमें एक नहीं पूरे केंद्र सरकार के प्रशासन का उल्लेख है या संघ सरकार के प्रशासन का उल्लेख है भाग 5 में, और राज्य सरकार का उल्लेख है भाग 6 में। किसी एक पार्ट का नहीं, इसलिए इसको अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। इसलिए इसको अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और संघ सरकार को अलग अलग 5 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। संघ सरकार के अंतर्गत भाग 5 में जो पहला अध्याय है उसमें कार्यपालिका का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कार्यपालिका का। किसका उल्लेख है? कार्यपालिका का। इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 78 तक। जो भाग 2 है उसमें उल्लेख है संसद का। किसका उल्लेख है? संसद का, यानी देश में कानून बनाने वाली विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं। तो जो संसद है वो वर्णित है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। अनुच्छेद 122 तक। जैसे पहले अध्याय में कार्यपालिका थी वो वर्णित थी अनुच्छेद 52 से 78 तक। दूसरे अध्याय में संसद का उल्लेख है जो वर्णित है अनुच्छेद 79 से 122 तक। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। वैसे देखा जाए
तो यह राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, जिसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो पहले भाग में क्या थी? कार्यपालिका। दूसरे अध्याय में क्या था? पहले अध्याय में कार्यपालिका, तो दूसरे अध्याय में क्या बन गई? संसद। तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। जैसे हम जानते हैं संघ की न्यायपालिका में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 124 से 147 तक। अध्याय 5 में उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अधिकार, नियुक्ति, शक्तियों का उल्लेख 148 से लेकर 151 तक किया गया है। इस प्रकार हम संघ सरकार में आज का टॉपिक यहां से पढ़ेंगे, यानी कार्यपालिका। ठीक ऐसे ही राज्य सरकार का उल्लेख कहाँ है? भाग 6 में। भाग 6 में। और उसमें पहला अध्याय क्या है? कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत भी पहले अध्याय को किस में बांटा गया है? साधारण या सामान्य में, यानी राज्य का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152 में। किस अनुच्छेद में? 152 में। और राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख, और राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। 167 तक किया गया है। इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हम पहला टॉपिक कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं, यानी संघ की कार्यपालिका। कहने का मतलब है राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। और राज्यों की कार्यपालिका में, राज्यों की कार्यपालिका में हम किसका उल्लेख करेंगे? अनुच्छेद 153 से 167 तक। अर्थात मेरे कहने का क्या तात्पर्य है? हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिंदु वाइज अब हम दोबारा से एक एक टॉपिक पर आते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है, कहने का मतलब है, और राज्यों में राज्यपाल का उल्लेख कहाँ है। तो टॉपिक को शुरू करें उसी रूप में। ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो इसके सामने राज्यों में वैसी ही पोजीशन किसकी है? राज्यपाल की। किसकी पोजीशन है? राज्यपाल की। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 52। कौन से अनुच्छेद में? 52 में। कौन से अनुच्छेद में? 52 में कहा गया है देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 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 दूसरे शब्दों में कहें, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 52 में। किस अनुच्छेद में? 52 में। अगर राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 152 में है तो राज्यपाल की चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, 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 कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक
राज्यपाल होगा। परंतु आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था कब की गई, ध्यान रखें, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बात है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में, 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह व्यवस्था की गई, यह व्यवस्था की गई, यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति, यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, राज्यपाल हो सकता है। दोबारा से फिर से बता देता हूं कि किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कहने का क्या तात्पर्य, संविधान में ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अर्थात राज्यों की संख्या निश्चित नहीं है। आरपीएससी ने किसी एग्जाम में ये पूछा भी था कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 1 का, 2 का, 2 से अधिक का, और संख्या निश्चित नहीं है। तो तब उसका उत्तर आ जाएगा कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल होगा, यह संविधान में संख्या निश्चित नहीं है। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है और राज्यपाल पद का उल्लेख कहाँ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो देश का कार्यकारी प्रमुख होता है या देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दूसरे शब्दों में अगर उस बात को मैं कहूं तो जो राष्ट्रपति है उसमें देश की सारी शक्तियां निहित होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में जितने भी कानून बनते हैं उनको लागू किया जाता है, वे सारे किसके नाम से लागू होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ऐसा उल्लेख संविधान में भी किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 53 कौन से अनुच्छेद में, 53 में क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। कहने का क्या तात्पर्य है कि संघ की सारी शक्तियां किस में निहित हैं, राष्ट्रपति में। इसीलिए तो राष्ट्रपति को देश का क्या कहते हैं, कार्यपालिका प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख। फिर क्या कहा गया इसी में, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग समय या अपने अधीनस्थों, समय या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब एक शब्द आ गया अधीनस्थ, तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन है, राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं देश में देश का प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद, सारे देश के कार्मिक जो संघ सरकार के अधीन आते हैं। ठीक वैसे ही अगर राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख है तो राज्यपाल में भी यही व्यवस्था की गई है कि जो राज्यपाल है वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होगा। कहाँ लिखा है देखते हैं, अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां
राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह समय, जिनका प्रयोग वह समय, जिनका प्रयोग वह समय या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, 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 अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यहाँ राज्यपाल के अधीनस्थ कौन हुए? राज्यपाल के अधीनस्थ कौन हुए? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद, एवं उसका मंत्री परिषद और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और राज्य सरकार के सभी कार्मिक किसके अधीनस्थ हो जाएंगे? राज्यपाल के। तो संघ की कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है? प्रमुख है। ठीक ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख होता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी नियम बनाती है, वो किसके नाम से लागू होते हैं? राज्यपाल के नाम से लागू होते हैं।